हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें हम लोग आज करेंगे जितने भी पिछले साल के करंट अफेयर्स रहे हैं वो किस फॉर्म में एमसीक्यूज़ की तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं इन डिफरेंट एग्जाम्स, वो हम डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस सम क्वेश्चंस की कोई भी जो टॉपिक है वो किस फॉर्म में, किस स्टेटमेंट वाइज या फिर फैक्ट वाइज आपसे पूछा जा सकता है। हल्का सा आपको उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको टॉपिक तैयार कैसे करना है। क्लियर है? तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020। एक प्राइज है, प्राइज पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये तो रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस है। नोबेल प्राइज पर क्वेश्चंस आते हैं, आपके रेमोन मैगसेसे अवार्ड्स पर क्वेश्चन आते हैं, जो साहित्य अकादमी अवार्ड्स हैं उन पर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये चीज़ें आप न्यूज़ में पढ़ते हैं तो हल्का सा ध्यान रखना कि किसको मिला है, किसने दिया है और कितने पैसे या फिर क्या भी उसका ऑब्जेक्टिव है अवार्ड देने का, वो हल्का सा देख लेना। अगर हम इस अवार्ड की बात करें, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू डॉक्टर कैरोलिना अराउजो। सबसे पहली चीज़ तो यही है, कोई भी अवार्ड किसको मिलता है उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ये स्टेटमेंट है, देखते हैं सही है या नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ अवॉर्डेड टू अ रिसर्चर फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री हु इज़ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज, और हमें पूछा है चूज़ दी करेक्ट कोड। ये भी ध्यान रखेंगे, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट्स वाइज, तो उसको भी थोड़ा सा देख लेना। चलो, तो यस, दिस award has been given to the Dr. Carolina Araujo. This statement is right. और ये जो अवार्ड है बेसिकली इसकी खास बात ही ये है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस फील्ड में, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये सारे ये जो अवार्ड है बेसिकली उनको दिया जाता है। और क्योंकि ये यंग मैथमेटिशियन अवार्ड है, इसके लिए इसकी एज भी जो है वो 45 ईयर से थोड़ी सी कम रखी गई है, 45 ईयर से कम रखी गई है। तो एज आप ध्यान में रखेंगे, आप ये डेवलपिंग कंट्री है सिर्फ ये भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सभी कंट्रीज़ में से मिलाकर ये जो अवार्ड है वो मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। तो सिंपल डेवलपिंग कंट्री एंड 45 ईयर्स ऑफ एज, बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, hence the option C, both 1 and 2 is correct। ये अपने को क्लियर है। अगर हम हल्का सा और देखें इसके बारे में, तो ये जो प्राइज है ये 2005 से हर साल दिया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई भी अवार्ड बाय एनुअली दिया जाता है या फिर बाय इनियली दिया जाता है या एनुअली या फिर 4 साल में एक बार, तो वो भी ध्यान रखना। ये एनुअली अवार्ड है और जो ये अवार्ड किसी को भी मिलता है तो उसको जो $15,000 का कैश अवार्ड भी दिया जाता है ना। तो अगर ये जो क्वेश्चंस हैं कि कितने अवार्ड मिलता है, दैट मे नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट, बट अगर कभी पूछ लिया जाए तो अगर आप अवार्ड कर ही रहे हैं तो हल्का सा ये भी देख लेना। क्लियर है? तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 ऑप्शंस। सेकेंड, मुकुंदपुरा CM2 दैट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए। मुकुंदपुरा CM2 बेसिकली क्या चीज़ है जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो कंपोजिशन है दैट वाज सिमिलर टू दी सन। जिस चीज़ से सन बना है, हाइड्रोजन हीलियम से, उसी चीज़ से ये ऑब्जेक्ट भी बना था। इसीलिए साइंटिस्ट कह रहे थे कि अगर सन को स्टडी करना है तो हल्का सा आप इस ऑब्जेक्ट से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि सन को बहुत पास से ऑब्जर्व करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई टेम्परेचर। तो ये ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है ये हमें देखना है। क्या ये कॉमेट है, क्या ये मीटियोराइट है, क्या ये मीटियोरॉइड है या फिर नन ऑफ द अबव। अगर हम बात करें मीटियोरॉइड या मीटियोराइट की, तो इसमें हल्का सा 3 टर्म्स आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी चीज़ थोड़ा सा एस्टेरॉइड से छोटा होता है, अगर वो स्पेस में ऐसे ही घूमे जा रहा है और वो अर्थ की तरफ आ रहा है, जब तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं किया है तब तक वो क्या है, वो है एक मीटियोरॉइड। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया
और फ्रिक्शन की वजह से वो जल गया पूरे तरीके से, जो कि आपको टूटता हुआ तारा की तरह नज़र आता है, वो क्या बन जाता है, आपका मीटियोर बन जाता है। और मान लो कि वो काफ़ी साइज में बड़ा था, पूरे तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर में बर्न आउट नहीं हुआ और कुछ जो पोर्शन है वो धरती पर आकर टकरा गया। तो जो चीज़ धरती पर आकर टकराई है उसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोराइट। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जब तक वो स्पेस में है वो मीटियोरॉइड है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके बर्न हो गया है उसको हम मीटियोर बोल देते हैं, और अगर वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ है, अर्थ के सरफेस पर जाकर टकराया है, तो उसको हम बोल देते हैं मीटियोराइट। क्योंकि ये बहुत ऊपर से आ रहे हैं, धरती पर अगर टकराते हैं तो बहुत बड़ा गड्ढा टाइप सा बना देते हैं, तो कई बार वहाँ पर पानी भी डिपॉजिट हो जाता है, तो इसीलिए उसको मीटियोराइट लेक हम लोग बोल देते हैं। इंडिया में एक लोनार लेक है महाराष्ट्र में, जो कि मीटियोराइट से बनी हुई लेक है ना, काफ़ी न्यूज़ में रहती है, अपना कलर चेंज करती रहती है, उसका पिंक कलर अभी देखा गया था, है ना, तो वो भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो ये क्या चीज़ है, क्वेश्चन ये है। अब ये है बेसिकली आपका मीटियोराइट, क्योंकि ये मीटियोरॉइड था बट ये अर्थ के सरफेस पर जाकर टकरा चुका है ऑलरेडी। ये भी गुजरात नहीं, जयपुर वाले एरिया में, मुकुंदपुरा जगह है, मुकुंदपुरा विलेज राजस्थान में, जयपुर में, तो वहाँ पर जाकर ये टकराया है बेसिकली। तो यही साइंटिस्ट कह रहे थे कि अगर आपको सन को स्टडी करना है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका इट इज अ बी, मीटियोराइट। नेक्स्ट, which city has received platinum rating under IGBC Green Cities rating and declared the first green industrial city? जो IGBC है, इट इज द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि किसी भी रेजिडेंशियल सिटी को या फिर इंडस्ट्रियल सिटी को एक टैग प्रोवाइड करती है कि क्या ये सिटी ग्रीन है या नहीं है। ग्रीन होने का मतलब यही है कि अल्टीमेटली आपने जो भी चीज़ें यहाँ पर लगाई हैं, क्या उससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या जो बिल्डिंग्स आपने बनाई हैं वो एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं है, क्या उनमें वो इनकैंडेसेंट्स बल्ब लगे हैं जो पीले कलर के होते हैं, या फिर CFL या फिर LEDs लगी हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट हैं। उस पूरी सिटी को बसाने में क्या एग्रीकल्चरल लैंड को डिफॉरेस्टेशन करके उस बिल्डिंग्स को बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखता है IGBC, और किसी भी सिटी को फिर ग्रीन सिटी का टैग प्रोवाइड करता है। तो पहले सिर्फ रेजिडेंशियल में ही काम चलता था, लेकिन इंडस्ट्रियल सिटी, अब इंडस्ट्रियल सिटी का ग्रीन होना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का मतलब ही है कि आप बेसिकली एफ्लुएंट्स को रिलीज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, है ना। तो पहली ऐसी इंडिया की इंडस्ट्रियल सिटी कौन सी है जिसको ग्रीन सिटी का रेट किया गया है ना। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन है आपके विशाखापट्टनम SEZ इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कांडला SEZ जो कि आपका गुजरात में है, सूरत SEZ ये भी आपका गुजरात में है, या फिर नन ऑफ दी अबव, विशाखापट्टनम है आपका आंध्रा में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज कांडला SEZ। जो कांडला SEZ है ये आपका पूरे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, ये भी इसके बारे में आप ध्यान रखना। द आंसर इज बी, इट इज द ओल्डेस्ट एक्सपोर्ट जोन इन द कंट्री विच हैज बिकम द फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी, जिसको प्लैटिनम रेटिंग मिली है ना, प्लैटिनम रेटिंग अंडर द IGBC ग्रीन सिटी रेटिंग फॉर एग्जिस्टिंग सिटीज इन द इंडस्ट्रियल सिटीज कैटेगरी। जैसे हर एक ना प्लैटिनम कैटेगरी है, गोल्डन कैटेगरी है, सिल्वर कैटेगरी है। प्लैटिनम कैटेगरी इज द हाईएस्ट कैटेगरी, कि आपने इंडस्ट्रियल सिटी होने के बावजूद भी, ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटीज़ होने के बावजूद भी आपने इस चीज़ को मेंटेन रखा है और बहुत बड़े पैमाने पर आपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाया है। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। ये ऐसे भी आ सकता है कि अभी रिसेंटली कांडला SEZ को इंडस्ट्रियल सिटी होते हुए भी प्लैटिनम रेटिंग मिला है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे ये IGBC के द्वारा दिया गया है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन सिटीज रेटिंग अवार्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान। रोजगार अभियान है, आत्मनिर्भर अभियान है, तो कोरोना का टाइम हल्का सा आपको याद आना चाहिए, क्योंकि उसी के दौरान आत्मनिर्भर अभियान हम लोगों ने लॉन्च किया था।
तो ये रोजगार अभियान है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करने की बात कर रहे होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है आपकी, अंडर इट द गवर्नमेंट will give employees contribution and employers contribution to EPF registered organizations on recruiting new people। जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर थोड़े से 15 या उससे कम लोग काम करते हैं, उसके लिए EPF में कंट्रीब्यूशन करना मैंडेटरी हो जाता है ना। तो वो जो बेसिकली हैं, EPF कंट्रीब्यूशन बेसिकली आपकी सैलरी का कुछ 12% कटता है एम्प्लॉयर की साइड से और 12% डिपॉजिट होता है आपका एम्प्लॉय की साइड से, तो बेसिकली वो इनकम में कट है। तो इसीलिए रोजगार अभियान को बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये बोला है कि जो भी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एम्प्लॉयर का है चाहे वो एम्प्लॉय का है, ये बेसिकली जो है वो सरकार भरेगी, ताकि एम्प्लॉयर की तरफ से भी डीमोटिवेशन ना हो कि अगर मैंने किसी को रिक्रूट कर लिया तो उसके जो बेसिक पे का 12% मुझे पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉय को भी डीमोटिवेशन ना हो कि मेरी सैलरी का 12% कट गया, है ना। तो इसीलिए सरकार की तरफ से सब्सिडाइज्ड एक तरीके से चीज़ें लेकर आई गई हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड, इट विल कवर न्यू एम्प्लॉयज हुज मंथली वेजेस आर लेस देन 15,000। जो वेजेस हैं बेसिकली यस 15,000 से अगर कम है ना, तो उसी पर्सन के लिए EPF में रजिस्टर होना मैंडेटरी होता है। जिसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो EPF में पैसे कटवाए या ना कटवाए वो उसकी मर्जी है। तो ये भी उसी के लिए है कि ऐसे वर्कर्स जिनकी वेजेस पर मंथ 15,000 से कम है, उनके लिए सरकार की तरफ से ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन ही पे किया जाएगा, है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पूछी भी क्या है हमसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर इज सी। और इसमें क्या है बेसिकली, ऐसे एलिजिबल एम्प्लॉयज इंगेज्ड ऑन और आफ्टर अक्टूबर 1, 2020 अंडर दी स्कीम, जो भी नए रिक्रूट किए गए हैं आफ्टर अक्टूबर 1, 2020, वो उनके लिए सिर्फ सरकार 2 साल के लिए ये एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन पे करेगी, 2 साल से ज़्यादा नहीं। और ऐसे वर्कर जो कि 1 अक्टूबर 2020 से पहले रिक्रूट कर लिए गए थे, उनके लिए भी सरकार पे नहीं करेगी। ये अपने को क्लियर है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम SRP। स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि ऐसी स्पीशीज़ को रिकवर करेगा जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है इन द रीसेंट टाइम्स, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका द कैरकल, अ मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसमें ना कई सारी स्पीशी को हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि ये स्पीशी है, इसकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रही है, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और इसके दोबारा रिजुविनेशन के लिए, रिकवरी के लिए हमें इनिशिएटिव जो है वो अग्रेसिवली लगाने पड़ेंगे। तो अभी रिसेंटली यस, जो कैरकल है एक वाइल्ड कैट की एक स्पीशी है बेसिकली, ये उसको हम लोगों ने ऐड किया है। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। इट हैज़ नाउ टोटल 22 स्पीशीज अंडर दी प्रोग्राम। ये भी ज़रूरी है, ये तो आपसे पूछ लिया गया स्टेटमेंट वाइज, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता था कि रिसेंटली कितने स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंडर स्पीशीज इंक्लूडेड हैं, तो ऑप्शन आते हैं 20, 21, 22, 24, या फिर आ जाता कि अभी जो सबसे रिसेंट है कौन सा ही स्पीशी को हम लोगों ने ऐड किया है, तो दैट वुड बी द कैरकल। कैरकल क्या है, ये वाइल्ड कैट है, वाइल्ड गोट है, वाइल्ड डॉग है, या फिर नन ऑफ दी अबव, है ना। तो क्वेश्चन किसी फॉर्म में भी आ जाए, आपको तैयार रहना है हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो यस, इसके पास 22 स्पीशीज़ हैं और ये नया सबसे जो है कैरकल वॉज दी मीडियम साइज्ड वाइल्ड कैट, जिसको हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस किया है। पूछा भी क्या है हमसे, चूज दी करेक्ट कोड, तो दोनों ही सही हैं, तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ये आप ध्यान रखना। साथ में क्या है, इसमें एक चीज़ है कि ये जो स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम है ये एक कॉम्पोनेंट है किसका, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स।
IDWH एक प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज चलाता है। उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है आपका स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम, जिसमें आप डिफरेंट स्पीशी को इंक्लूड करते हो ताकि उनकी रिकवरी के लिए आप अग्रेसिवली इनिशिएटिव्स उठा सकें। पहला कंपोनेंट ये है। सेकेंड है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज। नेशनल पार्क के बाहर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बाहर, टाइगर रिजर्व्स के बाहर जितनी भी स्पीशीज रहती हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, वो भी आपका इस IDWH के अंडर आएगा। इट इज़ द सेकेंड कॉम्पोनेंट। एंड द थर्ड एंड द लास्ट कॉम्पोनेंट इज सपोर्ट टू द प्रोटेक्टेड एरियाज। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, इनके अंदर जो भी स्पीशीज रहती हैं उनके रिजुविनेशन के लिए, रिकवरी के लिए जो भी सपोर्ट होगा, दैट वुड ऑल्सो बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, स्पीशी रिकवरी प्रोग्राम, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज एंड सपोर्ट टू द प्रोटेक्टेड एरियाज। ये हल्का ध्यान रखना ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन उस फॉर्म में ना भी आए, ये स्टैटिक पार्ट पूछ लिया जाए तो आपको हल्का सा पता हो, है ना। तो टोटल है 22 और रिसेंट है आपका कैरेकल, जो कि राजस्थान या गुजरात वाले एरियाज में पाया जाता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये रिसेंटली कैंपेन लॉन्च किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान जो है बेसिकली वो चलाया गया था नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग और एक NGO है आपकी पीरामल फाउंडेशन, इन दोनों की कोलैबोरेशन के तहत ये अभियान चलाया गया था कि जितने भी आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, IMR बहुत ज़्यादा है, MMR बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बुरा है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बुरा है लोगों का, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है बाय नीति आयोग, और वो टोटल है इंडिया में 112, जिनको हम आकांक्षी जिले भी बोलते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की थोड़ी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो इसीलिए इनको आइडेंटिफाई कर लिया है और वहाँ पर ये कैंपेन चलाया गया है। और ये कैंपेन बेसिकली क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट कहती है आपकी इट इज़ लॉन्च्ड टू असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोवाइडिंग द होम केयर सपोर्ट टू COVID-19 पेशेंट्स। ऐसे COVID-19 पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है लेकिन उनको फिर भी केयर की आवश्यकता तो है, तो ऐसे लोगों को जो वॉलंटियर्स हैं NGO की तरफ से वो होम केयर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, उनको कुछ टिप्स देकर आएंगे बेसिकली कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, उनके लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनका इंतज़ाम करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम करेंगे अंडर दिस सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान के अंडर। तो सेकंड स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर नीति आयोग की हम बात करेंगे, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। ये सही है कि दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन द 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, बट ओवरऑल स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और पूछा क्या है हमसे, चूज दी करेक्ट कोड ना, तो ऑप्शन बी 2 ओनली इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द आंसर, है ना। खास करके जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, ये हैं आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा या महाराष्ट्र, झारखंड वाले एरिया में, है ना। जो इसकी डेफिनेशन है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहतूत डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। ऑप्शंस हैं आपके ईरान, भूटान, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार। शहतूत डैम जो है बेसिकली ये है आपका अफगानिस्तान में, जिसको इनॉग्रेट करने के लिए PM मोदी भी वहाँ पर गए थे ना। तो ऑप्शन सी इज दी आंसर। ये न्यूज़ है आपकी फरवरी 2021 की, अभी रिसेंटली ही, मतलब रिसेंट ही बोलते हैं हम लोग, पूरा साल जो होता है उसको रिसेंट में ही काउंट कर लेते हैं। तो शहतूत डैम है आपका, ये है रिवर काबुल पर। ये जो रिवर काबुल है वो काबुल सिटी से होकर गुजरती है, उसी के ऊपर उसका नाम रखा गया है। तो ये जो डैम है, अगर ये जब ये बन जाएगा तो जो भी काबुल सिटी में रहने वाले लोग हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर आपके ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए किसी और सिटी पर, किसी और रिवर पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। उनके एरिया में ही ये रिवर है, उनके एरिया में ही ये डैम बनाया जाएगा
और उनकी ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट्स के लिए और उनकी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स के लिए, उनकी इरिगेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से पूरी की जाएंगी। तो ये जो डैम है इसका नाम क्या है, ये कौन सी रिवर पर है, ये कौन से एरिया में है, कौन सी कंट्री में है और उसका क्या पर्पस है बनाने का, ये हमें ध्यान रखना है। चाहे कोई भी डैम हो, कोई भी न्यूज़ में रहे वो, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओसिरिस रेक्स। फर्स्ट, इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड JAXA. NASA is basically space agency of US and JAXA is the space agency of Japan. जो ओसिरिस रेक्स है वो बेसिकली है कि हमने क्या किया है, एक एस्ट्रॉयड को चूज़ किया जो कि हमारे पास है जिसका नाम है बेनू एस्ट्रॉयड। हमने क्या करना चाहा है, बेनू एस्ट्रॉयड पर हमने इस इक्विपमेंट को उतारा, वहाँ से जो भी रॉक के सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए, उसको दोबारा इक्विपमेंट को एस्ट्रॉयड से ऊपर उठा के धरती पर हम लोग लेकर आए हैं। ये रिसेंटली हम लोग अचीव कर चुके हैं ये ऑलरेडी, है ना। तो ये है बेसिकली कि एस्ट्रॉयड पर क्या कॉम्पोजिशन है उसको हमने स्टडी करना है, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड कि जितने भी आपके एस्ट्रॉयड, मीटियोरॉयड या प्लैनेट्स हैं वो एक ही चीज़ से बने हैं। तो अगर आप किसी एक चीज़ को स्टडी कर लेते हैं, दूसरे चीज़ की जो एवोल्यूशन है उसको आप स्टडी करने के लिए काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर जाते हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एस्ट्रॉयड किस तरीके से बना है, उसकी क्या कंपोजिशन है, उसका क्या एवोल्यूशन का टाइम फ्रेम रहा है, उसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं ताकि हम लोग प्लैनेट या फिर कॉमेट या मीटियोरॉइड्स को स्टडी कर सके, है ना। तो ये ओसिरिस रेक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नासा का है, ना कि नासा का नहीं है, ये सिर्फ JAXA का है ना, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इट इज़ टू स्टडी बेनू द कॉमेट। ठीक है, बेनू सही लिखा है बट ये कॉमेट नहीं है, ये है आपका एस्ट्रॉयड, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट है नासा का, है ना, नासा का है, JAXA का नहीं है। इट इज़ ऑफ नासा और ये बेनू है, नाम सही है बट कॉमेट नहीं है, एस्ट्रॉयड है। ये आप ये एक बार देख लेना। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछी है तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, सेकेंड भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट। अगर आपसे पूछा होता विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो आपका आंसर होता बोथ 1 and 2, बट करेक्ट पूछा है तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर टाइगर रिजर्व दिए गए हैं आपको, यहाँ पर आपको स्टेट दिया गया है। ये तीनों टाइगर रिजर्व न्यूज में थे इसीलिए इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है। फर्स्ट है आपका सतकोशिया टाइगर रिजर्व। सतकोशिया है आपका उड़ीसा में, ना कि महाराष्ट्र में, तो दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कान्हा टाइगर रिजर्व, यस इट इज इन द मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इट इज इन द मध्य प्रदेश, नॉट इन उड़ीसा, तो ये भी आपका इनकरेक्टली मैच्ड है। पूछा क्या है आपसे, चूज द करेक्ट आंसर और करेक्टली मैच्ड ना, तो सिर्फ सेकेंड ही है जो कि करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन है आपके 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को कि क्या आपसे उसमें करेक्टली मैच्ड पूछा है या आपसे उसमें इनकरेक्टली मैच्ड पूछा है ना। तो इसमें करेक्टली है तो आंसर इज बी, 2 ओनली, तो ऑप्शन बी इज दी आंसर। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क विल बी इनॉग्रेटेड। अभी रिसेंटली ही काफ़ी न्यूज़ में था ये कि इंडिया का सबसे पहला सैंड ड्यून पार्क बनेगा, जहाँ पर रेत के टीले वगैरह को थोड़ा सजाया जाएगा, अलग डिफरेंट शेप्स में उनको बनाया जाएगा ताकि किसी भी एरिया में टूरिज्म जो है वो हम लोग प्रमोट कर सके। तो वो किस स्टेट में आएगा, क्वेश्चन ये है। राजस्थान, गुजरात, गोवा या फिर महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। राजस्थान में भी हो सकता है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा थार डेजर्ट फैला हुआ है वहाँ पर, तो उसके वजह से भी सैंड ड्यून पार्क वहाँ पर बनाया जा सकता है। गुजरात में भी रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पर भी आ सकता है। गोवा, महाराष्ट्र के जो बीचेस हैं वहाँ पर बनाया जा सकता है ना। तो आंसर जो है आपका दैट इज सी, गोवा। गोवा में इंडिया का जो सबसे पहला सैंड ड्यून पार्क है उसको बनाया जाएगा, और ये किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इट इज़ बाय द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसने इसके लिए 3 करोड़ रुपीस जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को दिए हैं। तो किसकी हेल्प से बना है, कितने पैसे दिए दैट मे नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट, बट किसकी हेल्प से आया है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
और ये कहाँ पर है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? सिग्निफिकेंस होगा कि इट विल ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर द टूरिज्म इन गोवा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता था कि किसकी हेल्प से इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क गोवा में स्टैब्लिश किया जाएगा? तो ऑप्शंस आते हैं आपके पास ADB, वर्ल्ड बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, या फिर नन ऑफ दी अबव, है ना। तो आंसर होता है आपका वर्ल्ड बैंक। तो किसी फॉर्म में आ जाए, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग देखे, जो पिछले साल में काफ़ी रहे थे। इसी तर्ज पर हम लोग काफ़ी और सारी वीडियोस भी लेकर आएंगे, जहां पर जो पिछले साल के करंट अफेयर हैं उनको हम MCQs की फॉर्म में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क, यू कैन कॉल CBL, यू कैन मैसेज अस, है ना। वो आपके ऊपर है, वो आपकी मर्जी है। बाकी कोई डाउट होगा तो बताना, अदरवाइज थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।